Good morning and Assalamu alaikum. Hope so. You all are fine. अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यकम से आपके कॉलेज ओपन हो रहे हैं। यस, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। और बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग कब तक आ जाएंगे? ओनली 18 अटेंडीज आर हियर। ओके, आज हमने डिस्कस करना है स्पेशल सेंसस के बारे में। और आपको पता है कि आपके कॉलेज फर्स्ट से ऑफिशियली ओपन हो रहे हैं। उसको आप लोगों ने सब ने व्हाट्सएप मैसेज देखे होगा जो कि मैडम ने किया है। ओके, तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। हमने लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। इससे पहले हमने सीवीएस के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था। शोर हो रहा है, ये शोर खत्म हो जाएगा। ओके, अब ठीक है, अब तो शोर नहीं है। तो अब ये आपका जो टेस्ट है इंशाल्लाह क्लास टेस्ट होगा जिसमें आपका ब्लड इंक्लूडेड होगा, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूडेड होगा और सीवीएस इंक्लूडेड होगा। और ये आपके पास सैटरडे संडे है, कल फ्राइडे है। आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा और प्रिपरेशन के बाद इंशाल्लाह वी विल हैव अ क्विज़। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग सीवीएस आ रहा है, रिगार्डिंग ब्लड आ रहा है, रिगार्डिंग लिम्फेटिक सिस्टम आ रहा है तो यू कैन आस्क मी अनटिल के बाकी लोग जब तक ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही बाकी लोग ज्वाइन करेंगे वी विल कंटिन्यू विद द स्पेशल सेंसेस। तो लास्ट अगर आप लोगों ने जहमत की हो पढ़ने की, रिवाइज करने की सीवीएस को या लिम्फेटिक सिस्टम को या ब्लड को, तो यू कैन डिस्कस विद मी। इफ़ यू हैव अ क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। और बाकी जो क्वीज़ है, क्वीज़ में एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ होंगे। जो एमसीक्यूज़ होंगे अराउंड अबाउट 45 एमसीक्यूज़ होंगे और जो एससीक्यूज़ होंगे ये 2 to 3 एससीक्यूज़ होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। बेटा आपके कॉलेजेस 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 जून से। और बाकी आप लोग कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन जो ओल्ड फर्स्ट ईयर है वो तो 1 जून से कॉलेज अटेंड करेगी। बाकी आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा कि आप लोगों ने कब कॉलेज ज्वाइन करना है। ओके, तो हैविंग नो क्वेरी ना इन लास्ट प्रीवियस 2 to 3 चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, स्लाइड डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। स्लाइड से पढ़ लीजिएगा या बुक से पढ़ लीजिएगा, दोनों में मटेरियल सेम ही होगा। आप बुक से पढ़ना चाहें तो बुक से भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, 23 आर प्रेजेंट। ओके श्योर, लेक्चर अपलोड हो जाएंगे बेटा। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। लेक्चर डेफिनेटली आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। आप ये जो आपकी ऑफिशियल साइट है जो कि lms.sis.org.pk, वहाँ से भी आप लेक्चर्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ साइट्स पे पड़े होते हैं, वहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इनको।
ओहो, ओके, ओके। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अली हमजा देयर। गुड, इट्स अ गुड इनिशिएटिव अली कि आपने कहा मेरी क्लास लेने की ज़हमत की है, अदरवाइज़ आप तो क्लास लेते ही नहीं है। एनी हाउ, शुड वी कंटिन्यू ना? आज हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है स्पेशल सेंसेस के बारे में। आपको क्या लगता है कि जो स्पेशल सेंसेस होती हैं ये क्यों ज़रूरी होती हैं? पहली चीज़ क्या, ओके बेटा, अनाटमी के भी मिल जाएंगे और फिजियोलॉजी दोनों के मिल जाएंगे, नथिंग टू वरी। मैं देख लूँगा, मैंने विजुलाइज आई थिंक आप लोगों से हाइड किए होंगे, मैं शो करवा दूँगा। ओके, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएंगे। वेल, तो आज हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने स्पेशल सेंसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि ये जो स्पेशल सेंसेस होती हैं ये होती क्या हैं और इनको क्या स्टडी करना वाकई ज़रूरी होता है? अगर ज़रूरी होता है तो क्यों ज़रूरी होता है? और बेसिकली स्पेशल सेंसेस हैं क्या? पहले तो इस चीज़ को ले लेते हैं कि स्पेशल सेंसेस हैं क्या। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई सेंस ऑफ हियरिंग होती है, सेंस ऑफ साइट होती है, सेंस ऑफ स्मेल होती है, सेंस ऑफ टेस्ट होती है। मस्कुलोस्केलेटल में से नहीं होगा टेस्ट। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का हम सेपरेट टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोगों को और जो ऑनलाइन क्लास हमारी हुई थी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में उसमें आपको वेल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो इसलिए वी विल कंडक्ट इट अगेन। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्पेशल सेंसेस की। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स के स्पेशल सेंसेस होती क्या हैं बेसिकली। कोई सेंस ऑफ हियरिंग होती है। आई एस डेफिनेटली कंप्लीट भी नहीं हुआ था और मुझे लग रहा था इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो इसलिए मैंने कहा कि जब हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो कॉलेज में हम इसको फेस टू फेस डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा इजी हो जाए आपके लिए, और हम स्केलेटल सिस्टम को सामने रख लेंगे जिससे उसको अंडरस्टैंड करना और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को समझाना इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि बोन्स कहाँ से कहाँ की होती हैं, कौन सी होती हैं, उनकी अटैचमेंट कैसे होती है, मसल और बोन की अटैचमेंट कैसे होती है, और जो मूवमेंट्स ऑफ बोन्स हम बात कर रहे थे वो कैसे होती है, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जब हमारे पास स्केलेटल सिस्टम ही पड़ा होगा तो हम उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स हैं आप लोगों को अच्छा समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट के हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन विद स्पीड के साथ डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों ने अगर एक दफ़ा इसकी बुक रीडिंग कर ली होगी या प्रूफ रीडिंग की होगी तो आपको कुछ हाउ टू नो हो गया होगा, तो अब आपको समझाना मोर इजी होगा फॉर मी स्पेशली। तो ओके बेटा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह 2 to 3 लेक्चर्स जो कि रहते हैं, या जो लोगों ने अटेंड नहीं किए तो दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम द यूट्यूब एज वेल। यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएंगे। ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल सेंसेस। तो स्पेशल सेंसेस में मेनली हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग कि हम स्लाइड्स पे जाएं। ओके, हार्ट की एनाटमी भी टफ है। ओके, हार्ट की एनाटमी भी बेटा हम अगेन रिवाइज कर लेंगे। हम इसको स्लाइड्स के ऊपर फिर वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस में आपको एनाटमी के बारे में अगेन बता दूंगा। नथिंग टू वरी। अब कंटिन्यू कर लें, होप सो 26 स्टूडेंट्स आर हेयर, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो वन बाय वन हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो उनको हम इजीली मैनेज कर लेंगे। डोंट टेक टेंशन। ओके, तो स्पेशल सेंसेस के बारे में बात कर रहे थे जिनमें सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ स्मेल है और सेंस ऑफ टेस्ट है। अब इनके पास बेसिकली स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है और
देन उसको प्रोसेस के लिए ब्रेन की तरफ डाइवर्ट करना होता है, ब्रेन की तरफ मूव करना होता है। अब ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, चाहे वो हम हियरिंग की बात करें, चाहे हम सेंस ऑफ साइट की बात करें, चाहे हम सेंस ऑफ स्मेल की बात करें, चाहे हम सेंस ऑफ टेस्ट की बात करें, तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं या टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन होती है कलेक्ट करनी होती है। कलेक्ट करने के बाद इन्होंने थ्रू नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स, नर्व इम्पल्सेस से इन्होंने आगे सेंस इनकमिंग जो नर्व इम्पल्सेस आ रही होती हैं फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि आइज़ में हो सकती हैं, एयर्स में हो सकती हैं, नोज़ में हो सकती हैं, माउथ में हो सकती हैं, तो ये बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। इनका एक कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प आउट करता है। अब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ ये है। अगर हम आइज़ की बात करें तो डेफिनेटली जो सेंस ऑफ साइट है उसमें हमें चीज़ों का पता चल रहा होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो वो जो आइज़ के अंदर रिफ्लेक्शन बनती है, वो लाइट उसके ऊपर जैसे ही पड़ती है तो वो फोकस करके देता है, वो ऑब्जेक्ट से लाइट फोकस होती है, फोकस होने के बाद हमें वो चीज़ नज़र आ रही होती है। अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर में मेनली बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, वर्ड मोस्टली आप लोग सुनेंगे कि जो एयर का काम है, हेयरिंग का आर्गन भी है एज वेल एज इसने बैलेंस को भी मेंटेन करना होता है। हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो इसको जो क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है दैट इज़ एट्थ क्रेनियल नर्व, जिसको कोक्लियर नर्व का पार्ट होता है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, उसका पार्ट होता है कोक्लियर पार्ट, तो वो इसको सप्लाई कर रहा होता है। और जैसे ही कोई साउंड वेव्स टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ टकराती हैं तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ये वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेशन के रिजल्ट में आगे मैसेज कन्वे होना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एयर की, तो एयर में पहली जो चीज़ मैंने बताई है कि ये आर्गन ऑफ हेयरिंग है और इसने बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। और इसकी हम अगर बात करें नर्व्स की, कि नर्व कौन सी सप्लाई कर रही होती है, ओके ओके, एयर, हेयरिंग की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो एयर है ये आर्गन ऑफ हेयरिंग है, आप सुनते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसमें हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी डिस्कस करना है। तो जिसको क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है वो बेसिकली एट क्रेनियल नर्व है। अब जो एट क्रेनियल नर्व का नाम है वो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है, उसका जो कोक्लियर पार्ट है ना वो इसको सप्लाई कर रहा होता है। अब जैसे ही साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं, ये साउंड वेव्स आती हैं तो ये जाके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को टकराती हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करने के बाद ये जो नर्व है कोक्लियर पार्ट वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व का, ये आगे मैसेज को ब्रेन की तरफ कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेसिकली जो एयर है डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब वो थ्री पार्ट्स जो हैं उनमें मेनली आउटर एयर आता है, मिडल एयर आता है जिसको टेम्पेनिक कैविटी भी कहा जाता है, और इनर एयर आता है। जो एयर है, अगर हम एयर की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एयर के तीन पार्ट्स होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है, आउटर एयर उसे कहा जाता है। देन मिडल एयर होता है जो कि मेनली टेम्पेनिक कैविटी कंसिस्ट कर रहा होता है। ओके, तीसरा जो है वो इनर एयर होता है। ओके, अब जो मेनली आउटर एयर का काम होता है, उसने जितनी भी साउंड वेव्स आ रही होती हैं उनको कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करके मिडल एयर की तरफ डाइवर्ट करना होता है। और मिडल एयर क्या करता है, उसको नर्व इम्पल्सेस को आगे ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, उसका जो कोक्लियर पार्ट होता है वो सप्लाई कर रहा होता है। VESTIBULOCOCHLEAR, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। अब इसका जो कोक्लियर पार्ट होता है वो बेसिकली सप्लाई कर रहा होता है। अच्छा, बात कर रहे थे हम आउटर एयर की, तो बेसिकली आउटर एयर क्या करता है कि जितनी भी साउंड वेव्स आ रही होती हैं ना उसको इसने कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करने के बाद डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स मिडल एयर, टेपेनिक कैविटी की तरफ डाइवर्ट करता है, और उसको इनर एयर की तरफ डाइवर्ट कर देता है। वहाँ पे जैसे इनर एयर की तरफ आती हैं तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्सेस।
और नर्व इम्पल्सेस में मेनली जो नर्व है वो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है, वो अटैच होती है और ट्रांसमिट करती है, और ये ट्रांसमीटेड जो मैसेज होता है हेयरिंग का जो एरिया होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स वहाँ तक जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि वॉइस क्या है। अब इसकी वॉइस जो है पिच के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, पिच के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ओके बेटा, क्या रिपीट करूँ दूँ? हमने हेयर की बात की है, एयर की बात की है, हेयरिंग की बात की है। हेयरिंग में मैंने ये बताया है कि एक ओवरव्यू के अंदर कि ये बेसिकली हमारा एयर है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, अब ये 3 पार्ट्स जो हैं जिनमें आउटर एयर है, इनर एयर है और तीसरा मिडल एयर है। अब इसको एक नर्व सप्लाई कर रही होती है जो कि 8th क्रेनियल नर्व है, जिसको वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व कहा जाता है, और उसका जो कोक्लियर पार्ट है वो सप्लाई कर रहा होता है। जैसे ही साउंड वेव्स टकराती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, वाइब्रेट करती है, तो आगे मैसेज को कन्वे कर रही होती हैं। अगर हम ओवरऑल एयर की बात करें तो जो आउटर एयर होता है ना, इसने साउंड वेव्स को कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करने के बाद मिडल एयर की तरफ डायरेक्ट करना होता है, मिडल एयर की तरफ भेजना होता है, जहाँ पे जो मिडल एयर इनर एयर पड़ा होता है, आगे ये इसको मिडल एयर जो है इनर एयर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। अब इनर एयर के अंदर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्सेस। अब ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं ये आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक प्रोसेस के लिए चली जाती हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन बंदा बात कर रहा है, उसकी पिच क्या है, ट्यून क्या है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं। अगर हम आउटर एयर की बात करें तो आउटर एयर के अंदर मेनली बेटा जो चीज़ें होती हैं उसमें ऑरिकल होता है जिसे पिन्ना कहा जाता है, और एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस होती है जिसे आर्टरी कैनाल कहा जाता है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे आउटर एयर के अंदर आउटर एयर कंसिस्ट कर रहा होता है 2 चीज़ों में। क्या है? पहली चीज़ है ऑरिकल जिसको हम पिन्ना भी कहते हैं। दूसरा एकोस्टिक मीटस होती है या जिसे ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो ऑरिकल या पिन्ना है बेसिकली ये विजिबल पार्ट होता है जो कि आप लोगों ने मोस्टली हेड के साथ ये आउटर जो प्रोजेक्शन होती है ये देखी होगी, जो इसको ऑरिकल या पिन्ना कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कंपोज कैसे होता है तो बेसिकली ये फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है, रूव्ड होता है, बेसिकली रिजिड होता है, और इसके बाद जो आउटर प्रोमिनेंस एक रिज नज़र आ रहा होता है उसको हेलिक्स कहा जाता है। उसके बाद लिब्यूल होता है जिसे एयर लोब भी कहा जाता है, ये सॉफ्ट होता है, पाल्पेबल पार्ट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है, और ये फिब्रस और एडिपोज टिश्यू से बना होता है, और सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई इसके अंदर होती है। सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई लिब्यूल से एयर लोब के अंदर होती है। एयर का जो लोअर पार्ट है ये अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली फिब्रस और एडिपोज टिश्यू का बना होता है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। हमने जो ऑरिकल है इसके अंदर 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। पहला कि ये है कि जो ऑरिकल होता है ये एयर का विजिबल पार्ट होता है और फिब्रोलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, डीपली ग्रूव्ड होता है, और इसके बाद जो एक आउटर रिज बन रहा होता है जिसको हेलिक्स कहा जाता है। ओके, अब दूसरा जो है लोअर पार्ट होता है जिसको हमने एयर लोब कहा है, और एयर लोब के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। और अगर हम एयर लोब की बात करें तो दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ फिब्रस एंड एडिपोज टिश्यू। वेल, ये था ऑरिकल के बारे में या पिन्ना के बारे में। दूसरी चीज़ है एकॉस्टिक मीटस। एकॉस्टिक मीटस या उसको ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है। अब बेसिकली जो ऑडिटरी कैनाल है या एकॉस्टिक मीटस है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अब ये बेसिकली एस शेप होती है, ऑरिकल से ओरिजिनेट होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम के एंड हो जाती है। अगेन बता रहा हूँ कि एकॉस्टिक मीटस, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, ये जिसे आर्टरी कैनाल कहा जाता है, ये बेसिकली ऑरिकल से निकल रही होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक एक्सपेंड हो रही होती है, एंड हो रही होती है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। और इसकी हम शेप की बात करें तो ये स्लाइडली एस शेप होती है। ठीक है, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसके अंदर न्यूमरस सेरिमनस ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अब इनकी जो बेसिकली जो वहाँ पे सबीशियस ग्लैंड्स पड़े होते हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं सीबम को या एयर वैक्स को या सीरम को सिक्रीट कर रहे होते हैं, सीरम। अब ये जो सीरम होता है, ये जो एयर वैक्स होता है, ये बेसिकली स्टिकी मटेरियल होता है, और इसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं।
अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि एयर के अंदर कोई भी पार्टिकल जाता है तो वो एयर वैक्स के अंदर ट्रैप हो जाता है, और वहाँ पे लाइसोसोम्स पड़े होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होती हैं, अमाइनोग्लोबुलिन्स होती हैं। तो ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, वो इंसेक्ट आ रहा है, ये डस्ट आ रहे हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसको एयर ड्रम तक या उसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच नहीं होने देते। उससे पहले पहले उसके अंदर कोई माइक्रोब्स जा रहे हैं तो उसको वो किल कर देती हैं। अगेन बता रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके अंदर सीमिनस ग्लैंड्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं विद एसोसिएटेड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो ये जो सीरम ग्लैंड्स होते हैं ना, ये बेसिकली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। इन्होंने एयर वैक्स को सिक्रीट करना होता है। अब जो एयर वैक्स होता है ये स्टिकी मटेरियल होता है। अब इसका काम क्या होता है कि इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? बेसिकली इसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होती हैं, जिनमें लाइसोसोम्स हैं और इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं। अब ये इम्यूनोग्लोबुलेंस और लाइसोसोम्स क्या करते हैं बेसिकली कि कोई भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है, कोई इंसेक्ट्स आ रहे हैं, कोई माइक्रोब्स आ रहे हैं, तो उसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से टच नहीं होने देते, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने नहीं देते। उससे पहले पहले ये स्टिकी मटेरियल उनको स्टिक कर लेता है और उसके बाद उनका इनगल्फिंग प्रोसेस स्टार्ट करवा देता है। उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट होती है। जैसे ही आप कोई चीज़ अचीव कर रहे होते हैं तो जो टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट्स हैं ये मूव करते हैं। मूव करने के रिजल्ट में क्या होता है बेसिकली कि वो जो वैक्स है वो आउटसाइड पे मूव करना शुरू कर देता है। ओके, ठीक है। अगेन बेटा रिपीट कर देता हूँ, स्लो 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 ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब रिदम आ जाता है तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाती है। ओके ओके, हम बात कर रहे थे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में मैंने ये बताया है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, स्लाइटली एस शेप होती है, और इसके अंदर ग्लैंड्स पड़े होते हैं जो कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब उन्होंने क्या करना होता है, सीरम को सिक्रीट करना होता है, ये एयर वैक्स को सिक्रीट करना होता है। अब एयर वैक्स बेसिकली क्या कंटेन कर रहा होता है, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलेंस होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल्स है ना एयर के अंदर जाता है तो वो जो एयर वैक्स होता है उसको ट्रैप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, ताकि वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ना पहुँचे। ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप अचीव करते हैं, ये कोई भी खाना खा रहे होते हैं, तो जो टेम्पेरोमैटिक इवेंट्स है उसकी मूवमेंट होती है। या आप जब स्पीक करते हैं या बात कर रहे होते हैं तो ये जो कार्टिलेजिनस मीटस है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स कर रही होती हैं, तो जो वैक्स है ना वो आउटसाइड पे मूव करना शुरू हो जाता है। ओके, नेम बेटा कौन सा नेम आपको टफ लग रहा है? नेम में क्या टफ लग रहा है? जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं हम एक नहीं 10 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, इसीलिए इसमें हमने मेनली साइज़ के बारे में डिस्कस किया है, ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया है, एयर वैक्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। और जो एयर वैक्स है डेफिनेटली स्लाइड्स में है बेटा, डेफिनेटली ये स्लाइड्स में है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम स्लाइड्स पे इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, इसलिए एक ओवरव्यू देना ज़रूरी होता है बिफोर मूविंग ऑन टू द स्लाइड्स। तो दूसरी बात है कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है कम्प्लीटली, ये सेपरेट्स द एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटर्स फ्रॉम द मिडल एयर से ये सेपरेट कर रही होती है। ओवल शेप होती है, और इसके अलावा इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू पड़ी होती हैं। आउटर कवरिंग होती है जिसमें हेयरलेस स्किन होती है, मिडल लेयर फिब्रस टिश्यू की बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन कर रही होती है। ये था आउटर एयर, जिसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। 2 चीज़ों में क्या क्या डिस्कस किया है, जिसमें बेटा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, हमने आउटर एयर के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने ऑरिकल के बारे में डिस्कस किया है जिसको पिन्ना भी कहा जाता है। दूसरा हमने एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस या आर्टरी कैनाल के बारे में डिस्कस किया है। ओके,
आर्टरी कैनाल के बारे में बेटा मैंने ये बताया है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ऑरिकल से एक्सटेंड होके ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है, ये एयर ड्रम तक पहुंच रही होती है। स्लाइटली एस शेप होती है। इसके अलावा मैंने इसके बारे में ये बताया है कि इसके अंदर न्यूमरस सेरिमनस ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और बेसिकली ये जो सबीशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, या सेरेमनस ग्लैंड्स होते हैं, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब ये इन्होंने सीरम या एयर वैक्स को सिक्रेट करना होता है। एयर वैक्स जो है ये स्टिकी मटेरियल होता है, और इसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। अब जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स, जिसमें मेनली डस्ट हो सकती है, कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कोई माइक्रोब्स हो सकते हैं, जैसे ही बाहर से ये आते हैं तो ये जो एयर वैक्स होता है इनको ट्रैप कर लेता है ताकि ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ना पहुँचे। अब जैसे ये ट्रैप करेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होते हैं, तो ये उसकी किलिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही किल हो जाते हैं तो उसके बाद ये टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट्स हैं, तो जब आप मूव करते हैं, अचीव करते हैं या स्पीक करते हैं, तो उसके मूवमेंट से क्या होता है कि ये जो वैक्स है ये आउटसाइड पे मूव करना शुरू कर देता है, और आउटसाइड मूव करने के बाद एक टाइम आता है कि आप उस एयर वैक्स को और निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। ये था आउटर एयर। अगर हम बात करें मिडल एयर के बारे में, तो मिडल एयर जो होता है ये इरेगुलर एयर फील्ड कैविटी होती है, और जो टेम्पेरोमैंडिबुलर टेम्पोरल बोन होती है उसके अंदर पिटोरियस पोर्शन होता है, उसके अंदर बेसिकली ये एम्बेडेड होता है। एयर सैक जो कि वहाँ पे लाइंड हो रहे होते हैं विद सिंपल स्केमा सार्कोपाइडल एपिथेलियम सेल्स, तो इसकी जो लेटरल वाल्व होती है, लेटरल वाल्व आपकी मिडल एयर, वो मेनली टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, और जो इसका रूफ और फ्लोर है वो टेम्पोरल बोन से बन रहा होता है, और जो पोस्टीरियर वाल्व है वो टेम्पोरल बोन के साथ ओपनिंग और मेस्टॉइड एंट्रम थ्रू विच द एयर passes with air cells within the mastoid passes। तो जो बेसिकली हमने इसमें तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली जो चीज़ है वो लेटरल वाल्व है, और लेटरल वाल्व जो होती है वो मिडल एयर की फॉर्म बाय द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से बन रही होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है रूफ और फ्लोर होता है, वो टेम्पोरल बोन से बन रहा होता है। तीसरी चीज़ जो पोस्टीरियर वाल्व होती है, पहले हमने लेटरल वाल्व के बारे में बात की है, फिर हमने रूफ और फ्लोर के बारे में बात की है। तीसरी चीज़ जो है ये पोस्टीरियर वाल्व के बारे में बात की है। तो जो पोस्टीरियर वाल्व इज फॉर्म्ड बाय द टेम्पोरल बोन, और जो मिस्ट्राइड एंट्रम होता है उसकी ओपनिंग इसके साथ हो रही होती है, थ्रू विच जहाँ से जो एयर सेल्स के अंदर जा रही होती है विद इन द मिस्ट्राइड प्रोसेस। तीसरी चौथी जो चीज़ है वो मीडियल वाल होती है, जो कि थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन होती है, जिसके अंदर टू ओपनिंग्स होती हैं। वन इज ओके। अब वो जो दो ओपनिंग होती हैं उनमें ओवल विंडो होती है और राउंड विंडो होती है। बेटा ये मिडल ईयर अगेन हम रिपीट कर रहते हैं। मिडल ईयर के अंदर हमने ये कहा है बेटा डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन इसलिए तो एक डिटेल एंड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट हम स्लाइड्स के ऊपर मूव करते तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आनी थी, लेकिन होप्स हो कि कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। तो हम मिडल एयर ये टेम्पेनिक कैविटी के बारे में बात कर रहे थे। तो जो टेम्पेनिक कैविटी है उसके अंदर हमने ये कहा है कि इरेगुलर शेप्ड एयर फिल्ड कैविटी होती है विद इन द पिटोरियस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। इसके अलावा हमने इसकी लेटरल वाल्व के बारे में बात की है। यस, मिडल एयर की जो लेटरल वाल्व है ऑफ द मिडल एयर वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, फॉर्म हो रही होती है। अब बेटा स्लाइड्स पे अगर हम डायरेक्ट स्लाइड से पढ़ेंगे तो आप लोगों की बस रीडिंग होएगी, स्लाइड्स रीडिंग होएगी, समझ आप लोगों को नहीं आनी। फिलहाल एक ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद हम स्लाइड्स के ऊपर मूव कर लेते हैं ये एयर के बारे में। ठीक है, ओके स्लाइड से स्टार्ट कर देते हैं।
तो उसके बाद मैंने ये मिडल वॉल के बारे में बता रहा था। ये टेम्पोरल बोन के साथ थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन होती है जिसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं। पहली जो ओपनिंग होती है उसको ओवल विंडो कहा जाता है, दूसरी जो ओपनिंग होती है उसको राउंड विंडो कहा जाता है। जो ओवल विंडो होती है बेसिकली ओक्लूडेड पार्ट ऑफ द स्मॉल बोन्स जिसको हमने स्टेप्स कहा है। राउंड विंडो जो होती है फाइन शीट होती है फिब्रस टिश्यू की, जैसे एयर कैविटी तक पहुंचती है। तो वहाँ पे ये फ्रेंजियो टेम्पेनिक या ऑल्ट्री स्किन ट्यूब्स बड़ी होती है जो कि नेजोफेरेंक्स के साथ जिसका लिंक हो रहा होता है। बेटा इजी टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर दें। ये भी इजी है, होप सो आप लोगों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। नथिंग टू वरी, हम इसको रिपीट कर लेंगे। डेफिनेटली हर लेक्चर ही मुश्किल होता है लेकिन उसको इजी बना लेंगे। ओके, थोड़ा सा मिडल एयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और ट्रियोसिकल्स जिसमें हमने स्टेप्स मीलियस और इंकस के बारे में डिस्कस करना है। ये डिस्कस करके हम स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। होप सो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाएगी। बेटा वो भी आसान नहीं है, सारे चैप्टर मुश्किल होते हैं लेकिन इंशाल्लाह इसकी भी समझ आ जाएगी आपको। ओके, ऑर्टरी ऑसिकल्स में अगर हम बात करें तो मेनली इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं और ये 3 बोन्स फ्यू मिलीमीटर्स इन साइज होती हैं। मिडल लेयर से टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होके ओवल विंडो तक पहुंच रही होती हैं और ये बेसिकली मूवेबल जॉइंट्स बना रही होती हैं। अगर आप बात करें बोन्स की तो एयर्स के अंदर ये बेसिकली 3 स्मॉल बोन्स होती हैं। 3 स्मॉल बोन्स के अंदर बेसिकली मीलस होता है, मीलस MALLEUS, दूसरा इनकस होता है INCUS और तीसरा होता है स्टैप्स। जो मिलस होता है ना ये लेटरल हैमर्स की शेप का होता है, लेटरल हैमर बोन की शेप का होता है। द हैंडल जो होता है इसका टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। जो हेड होता है ये मूवेबल जॉइंट से डेंकस बना रहा होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये जो मिलनस होता है ना बेसिकली ये हैमरस शेप्ड होता है और इसका जो हैंडल होता है, हैंडल वो बेसिकली इन कंटेक्ट होता है विद द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और जो इसका हेड होता है वो इनकस के साथ मूवेबल जॉइंट्स बना रहा होता है। दूसरा है इनकस। इनकस जो है ये एनुअल शेप्ड बोन होती है। इसकी जो बॉडी होती है ना ये मिलस के ऊपर आर्टिकुलेट करती है, मूव कर रही होती है। उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस विद द स्टेप्स और शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू ये स्टेबलाइज होती है। फिब्रस टिश्यू के साथ ये फिक्स हो रही होती है टू पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द टेम्पेनिक कैविटी। और तीसरी जो होती है वो स्टेप्स होती है। स्टेप्स जो होती है ये मीडियल स्टेप होती है, शेप बोन होती है। इसका जो हेड होता है ये इनकस के ऊपर और फुट प्लेट के ऊपर आर्टिकुलेट करता है ताकि जो ओवल विंडो है उसको क्लोज किया जा सके या ओवल विंडो के ऊपर इसको फिट किया जा सके। ये 3 चीज़ें हमने इम्पोर्टेंटली डिस्कस करनी है जिसमें ऑर्टरी ऑसिकल्स हैं। ऑर्टरी ऑसिकल्स में 3 स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि फ्यू मिलीमीटर इन साइज होता है। उसमें मिलस आता है, लेटरल हैमर शेप बोन होती है और ओके, तो आर्टरी ऑस्कल्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि मैं आपको बता रहा था कि स्मॉल स्टोन्स होती हैं जो कि फ्यू मिलीमीटर इनका साइज होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि इनके अंदर मेलस होता है, इंकस होता है और तीसरा जो होता है वो स्टेप्स होती है। अब जो मिलस होता है इसको लेटरल हैमर कहा जाता है। ये बेसिकली हैमर शेप होती है, ठीक है।
इसका जो हैंडल होता है ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ कंटेक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ इसका हैंडल कनेक्ट हो रहा होता है, तो जो इसका हेड होता है, हैंडल और हेड, जो हेड होता है ये मूवेबल जॉइंट इनकस के साथ बना रहा होता है। दूसरी चीज़ है इनकस। अगर हम इनकस की बात करें तो ये बेसिकली मिडल एनुअल शेप्ड होता है, बोन होती है ये भी एग्जैक्टली, और इसकी जो बॉडी होती है ये मेलस के ऊपर आर्टिकुलेट करती है। दूसरा लॉन्ग प्रोसेस विद द स्टेप्स, और ये शॉर्ट प्रोसेस के साथ स्टेबलाइज हो रही होती है। बेसिकली ये फिब्रस टिश्यू के साथ फिक्स होती है टू पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टेम्पेनिक कैविटी। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या होती है बेसिकली कि ये मीडियल मीडियल स्टेप्ड शेप्ड बोन होती है। इसका जो हेड होता है ना वो इनकस के ऊपर आर्टिकुलेट करता है, और इसकी जो फुट प्लेट होती है वो ओवल विंडो के अंदर फिट आ रही होती है। गॉट इट? ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जिसमें मेलस है, इनकस है और स्टेप्स है। होप सो कोई समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब हम बात करें अगर इनर एयर की, तो इनर एयर के अंदर इनर एयर या उसको लिम्ब्रिथम भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग अगर लिया जाए तो मेज का होता है। ये आर्गन ऑफ हेयरिंग और बैलेंस होता है, जिसके अंदर मेनली टू पार्ट्स होते हैं, वन इज बोनी लिब्रिथम, अदर इज मेम्ब्रेनियस लिब्रिथम, और इसको मेनली टू रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। बेटा इनकस होती है, स्टेप्स होती है और मिरलस होती है, ये तीन बोन्स होती हैं। अच्छा, अगर हम इनर एयर की बात करें तो इनर एयर जो होता है ये इसको लिब्रिथम भी कहा जाता है, और इसके अंदर मेनली दो पार्ट्स होते हैं जिन डिस्क्रिप्शन के लिए, जिनमें बोनी लिब्रिथम है या और दूसरा मेम्ब्रेनस लिब्रिथम है। और इनको दो मेन रीजन्स, थ्री मेन रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, थ्री मेन रीजन्स, जिसमें वेस्टिब्यूल्स है जो कि ऑर्ट्रिकल्स और सिक्यूल्स कंटेन कर रहे होते हैं, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और कोक्लिया होता है। ये तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। इनर एयर जो होता है बेसिकली ये टेम्पोरल जो बोन्स होती हैं, ये जो बोनी लिब्रेथम्स होता है उसके नेटवर्क और कैविटी से बन रहा होता है। बोनी लिब्रेथम जो होता है बेसिकली लाइक एक ट्यूब्स होती है, और इसके अंदर मेम्ब्रेनस लिब्रेथम होता है जो कि एक नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्म मेम्ब्रेन है, जो कि बोनी लिब्रेथम के साथ लाइन कर रहा होता है और फिल हो रहा होता है। जब बोनी लिब्रेथम बेसिकली क्या होता है, ये पेरियोस्टियम के साथ लाइन कर रहा होता है। बोनी लिब्रेथम के अंदर जो मेम्ब्रेनस लिब्रेथम है वो सस्पेंड हो रहा होता है इन द फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है या फ्लूइड फील्ड होता है जो सस्पेंड हो रहा होता है, उसको हम पेरीलेम्फ कहा जाता है। बोनी लिब्रेथम के अंदर बेसिकली जो मेम्ब्रेनस लिब्रेथम होता है वो वाटर फ्लूइड होता है जो कि उसके अंदर सस्पेंडेड होता है, उसको हमने पेरीलेम्फ कहा जाता है। और जो मेम्ब्रेनस लिब्रेथम होता है ये एंडोलेम्फ के साथ फिल्ड हो रहा होता है। दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे, एक पेरीलेम्फ के बारे में हमने बात किया और दूसरा एंडोलेम्फ के बारे में बात किया है। तो जो बोनी लिब्रेथम होता है उसके अंदर पेरीलेम्फ की बात कर रहे हैं हम, और जो दूसरा मेम्ब्रेनस लिब्रेथम है उसके अंदर एंडोलेम्फ होता है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो वेस्टिब्यूल्स होते हैं, कि बेसिकली मिडल एयर का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। इसके अंदर ओवल और राउंड विंडोज़ होती हैं और लेटरल वॉल के साथ ये लोकेटेड पड़ी होती हैं। मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, आर्टरिकल्स होते हैं और सिक्यूल्स होते हैं विच आर इम्पोर्टेंट इन द बैलेंसिंग। और तीसरी चीज़ है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ये बेसिकली थ्री ट्यूब्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ अरेंज हुई पड़ी होती हैं। वेस्टिब्यूल के साथ ये कंटिन्यू रहती हैं और इनका जो मेनली काम होता है वो बैलेंस को मेंटेन करना होता है। उसके बाद कोक्लिया है। कोक्लिया स्नेल्स शेल की तरह होता है, रिजेंबल कर रहा होता है बेसिकली। और इसके अंदर कोक्लिया के अंदर मेनली तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं, और वो तीन कंपार्टमेंट्स में सेक्ला वेस्टिबुलाई है, दूसरा स्केला मीडिया है या कोक्लियर डक्ट है, और तीसरा स्केला टेम्पनी है। ये तीन इसके अंदर मेनली कंपार्टमेंट्स होते हैं। कोक्लिया के अंदर तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं। पहला जो कंपार्टमेंट है उसको
स्केला वेस्टिबुलाई कहा जाता है, दूसरे को स्केला मीडिया कहा जाता है या कोक्लियर डक्ट कहा जाता है। तीसरा जो कंपार्टमेंट होता है उसको स्केला टेम्पनी कहा जाता है। अब अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन ऑफ बोनी कोक्लियर की बात करें तो उसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर पेरीलेम्फ पड़ा होता है और स्केला वेस्टिबुलाई होता है जो कि ओवल विंडो से निकला होता है। टू कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक स्पेशल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं और ये इनकी स्ट्रक्चर जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रही होती हैं। अब जो कोक्लियर डक्ट होती है बेसिकली ये वेस्टिब्यूलो को वेस्टि कोक्लियर डक्ट जो होती है और मेम्ब्रेनस एलेब्रेथम का पार्ट होता है, ट्राइएंगुलर इन शेप होती है और द बेसल जो मेम्ब्रेन होती है बेस ऑफ द ट्राइएंगुलर वो सपोर्टिंग सेल्स वहाँ पर पड़े होते हैं जिनको स्पेशलाइज्ड कोक्लियर हेयर सेल्स कहा जाता है जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर कंटेन कर रहे होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली ये स्पायरल ऑर्गन्स बनाते हैं या स्पायरल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ कोटाई जिसको कहा जाता है जो कि वाइब्रेशन के साथ इनिशिएट हो रहे होते हैं। ये जैसे कोई इम्पल्सेस आती हैं तो ये इनिशिएट होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने के बाद ये इम्पल्सेस को परसीव करते हैं, परसीव करने के बाद ये ब्रेन की तरफ प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। जो ऑर्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली एफरेंट डेंड्राइट्स होते हैं और ये कोक्लियर या आर्टरी जो नर्व्स होती हैं डिस्ट्रीब्यू कोक्लियर नर्व का जो पार्ट है क्रेनियल नर्व्स है उसमें से पास आउट होने के बाद टेम्पोरल बोन तक पहुंचती है। वहाँ पे हियरिंग एरिया होता है टेम्पोरल लोब्स के अंदर आपकी सेरिब्रम वो इस चीज़ को एसेस कर रहा होता है। एसेस करने के बाद हम उसकी वॉइस को रिकग्नाइज कर देते हैं। अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की बात करें ओके आप लोग ब्रेक इंजॉय कर लें, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ एयर की बात करके हम स्लाइड्स के ऊपर मूव कर लेंगे।
हाँ ओके, हम बात कर रहे थे हियरिंग की, जिसमें हमने अभी स्लाइड से स्टार्ट कर लेते हैं कि स्लाइड्स में क्या क्या मेंशन है, और मूव कर लेते हैं कि बेसिकली हियरिंग होती कैसे है। वेल, अगर आप स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये बेसिकली इनपुट रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंसिंग। दूसरा, जनरेट रिसेप्टर पोटेंशियल्स विद द एनफ समेशंस होती हैं, फिर जनरेट एक्शन जनरेट किया जाता है, एक्शन पोटेंशियल इन द नर्वस सिस्टम एंड दे आर अ पार्ट ऑफ सिनैप्स। उसके बाद ये सिनैप्स क्रिएट हो रही होती हैं, एक जगह से प्री सिनैप्टिक से पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये मैसेज ट्रांसमिट हो रही होती हैं। बेसिकली अगर हम सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करें तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स आर देयर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द स्टिमुलाई दे डिटेक्ट। अब जैसे जैसे इनकी स्टिमुलाई ये डिटेक्ट करेंगे, उसी वजह से इनके नेम डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। पहले होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। अब मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये बेसिकली प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी इनको कहा जाता है, और स्पेशलाइज्ड मैकेनो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट और बैलेंसिंग में ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। पहले जो हमने डिस्कस किया है उसको मैकेनो रिसेप्टर्स कहा जाता है। दूसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है। स्किन और बिस्तर में प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब बेसिकली पहले थे हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स, तो ये याद रखिएगा कि जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं, ये प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरे होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो से याद रखिएगा टेम्परेचर्स, तो ये बेसिकली स्किन और बिस्तरा में प्रेजेंट होते हैं, और इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करना होता है और बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे होते हैं। होम्योस्टैटिक जो रिस्पॉन्स होता है ये थर्मो रिसेप्टर्स उसको जनरेट करके मेंटेन करवा रहे होते हैं। तीसरे जो होते हैं ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं, स्टिमुलेटेड बाय लैक ऑफ O2 ऑक्सीजन, केमिकल रिलीज फ्रॉम द डैमेज सेल और इन्फ्लेमेटरी सेल्स। अब पेन रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि कहीं पे अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, कहीं पे कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, या कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कहीं पे कोई सर्टेन केमिकल रिलीज हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये पेन रिसेप्टर्स विल बी एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेशन के बाद ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उन केमिकल चेंजेस को। चौथे होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। अब जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इन्होंने जो केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं उनको इन्होंने डिटेक्ट करना होता है। अब वो केमिकल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हो सकते हैं, या वी कैन से कि पीएच के अंदर जब अल्ट्रेशन आती है तो ये कीमो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये कीमो रिसेप्टर्स अगेन पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, तो जैसे ही केमिकल चेंजेस आर डिटेक्टेड इन द ब्रेन, तो जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करके सीवीसी को बता रहे होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स को बता रहे होते हैं, वो अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर रहा होता है। Chemoreceptors detect changes in the level of oxygen and the level of carbon dioxide and hydrogen ion concentration, as well as chemicals that stimulate taste and smell receptors. इसके बाद फिफ्थ वन जो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, स्टिमुलेटेड बाय द लाइट्स। तो मेनली ये 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स। हर का फंक्शन डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई दे डिटेक्टेड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अगर की हम बात करें तो मेनली और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन दी बॉडी तो स्पेशल सेंसेस होती हैं।
mediated by relative complex sense organs of the head inverted by the cranial nerves। अब जितनी भी स्पेशल सेंसेस होती हैं वो थ्रू क्रेनियल नर्व्स, जो कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो उसको डिटेक्ट करके मैसेज को कन्वे करके आगे बता रही होती हैं। इसमें मेनली विजन्स हो सकती हैं, हियरिंग होती है, इक्विलिब्रियम की होती है जो कि बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है, टेस्ट हो सकता है, इसके अलावा स्मेल हो सकती है। इसके अलावा जनरली हम बात करें, इसमें स्टैटिक्स होती हैं और स्मेटो सेंसरी होती हैं। बेसिकली रिसेप्टर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर, टेंडल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, विसरा के अंदर, और इनका काम होता है बेसिकली दे डिटेक्ट टच, प्रेशर, स्ट्रेच, हीट, कोल्ड एंड पेन और ब्लड प्रेशर को ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम स्पेशल सेंसेस की स्पेसिफिक बात करें तो ये बेसिकली सेंसेशन और परसेप्शन को डिटेक्ट कर रही होती हैं, जिनमें विजन्स हैं, आई है, हियरिंग है। ओके, मैकेनो रिसेप्टर्स की अगर हम बेटा बात करें तो जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली ये प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। कहीं पे प्रेशर पड़ेगा तो इन्होंने डिटेक्ट करना है कि इस जगह के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, आप उस जगह को रिलीव करवाएं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी इनको कहा जाता है, कहीं पे अगर मसल पुल हो जाते हैं तो मैकेनो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। डिटेक्ट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पे जो नॉर्मल मूवमेंट है, ये जो नॉर्मल बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। नॉर्मल बैलेंस या नॉर्मल मूवमेंट या मसल मूवमेंट्स के लिए बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, तो उन्होंने डिटेक्ट करके चेंजेस को ब्रेन को मैसेज कन्वे करना होता है ताकि उस एरिया के ऊपर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिलीव किया जा सके। अगर उनके अंदर स्ट्रेचनेस आ गई है या पुलनेस आ गई है तो उस पुलनेस को रिलीव किया जा सके, या जो प्रेशर्स आया हुआ है उसको रिलीव किया जा सके। अगर जो प्रेशर्स आ रहा है तो मैकेनो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करके बताएंगे। ओके, वेल, तो हम बात कर रहे थे स्पेशल सेंसेस की, जिसमें स्पेशल सेंसेस और परसेप्शन जिसमें विजन्स होती हैं। विजन्स में मेनली आई है। अगर हम हेयरिंग की बात करें तो उसमें एयर्स है। अगर हम इक्विलिब्रियम के अगेन या बैलेंस की बात करें तो ये भी जो एयर होता है ये इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन करवा रहा होता है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ होती है टेस्ट की, जिसमें टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। और पांचवी चीज़ स्मेल्स होती हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम्स हैं, थ्रू ऑल्फैक्शंस ये टेस्ट को चेक किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर जनरल सेंसेस की बात करें तो मेनली आपकी जो स्किन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर प्रूफ लेयर्स होती हैं जो कि हॉट, कोल्ड और प्रेशर्स और पेन्स को डिटेक्ट करवा रही होती हैं। इसके अलावा जनरली मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है कंप्रेशंस को, पेन्स को, स्ट्रेच को। और जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर सोमैटिक और विसरल इन नेचर्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एयर। तो नेक्स्ट जो स्लाइड्स है इसके ऊपर स्पेशल सेंसेस में मेनली आई है, इसको हम लेटर ऑन देख लेंगे। पहले हम बात कर रहे थे एयर की। ओके, तो एयर की हम लास्ट टाइम भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे कि बेसिकली एयर क्या है, उसमें हमें सुनाई कैसे देता है। तो प्रोसीड कर लेते हैं। अनाटमी ऑफ लेटर ऑन देख लेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर्स जो कल वाला लेक्चर्स है उसमें आई के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एयर के बारे में हमने बात की होता है, और इनर कैनाल्स होती हैं जिन्होंने ब्रिंग साउंड्स इनटू द एयर ड्रम। एयर ड्रम के अंदर इन्होंने साउंड्स को प्रोसीड करवाना होता है। अब बेसिकली एयर ड्रम क्या है कि एयर ड्रम वाइब्रेट करता है टू इमल्सिफाई साउंड्स, कि जो है एम्पलीफाई साउंड्स, कि जैसे ही एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो वो जो साउंड वेव्स हैं उनकी एम्पलीफिकेशन हो रही होती है, और इनर एयर और मिडल एयर के अंदर डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है, सेपरेट हो रही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मिडल एयर की, तो मिडल एयर के अंदर 3 स्मॉल बोन्स होती हैं। ये 3 स्मॉल ऑसिकल्स होती हैं। अब उनमें हमने एनुअल के बारे में बात की, स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स होती हैं और इनकस होता है। अब जो स्टेप्स होते हैं इन्होंने बेसिकली एम्पलीफाई साउंड्स को एम्पलीफाई करना होता है
विच वाइब्रेट साउंड्स, जो कि जैसे ये वाइब्रेट करेंगी तो इन्होंने साउंड्स को एम्पलीफाई करना होता है, ये एम्पलीफिकेशन करनी होती है। उसके बाद ऑस्टियन ट्यूब्स होती हैं। अब जो ऑस्टियन ट्यूब्स हैं ये क्या करती हैं कि ये कनेक्ट्स मिडल एयर टू द थ्रोट एंड इक्वलाइज प्रेशर्स ऑन द एयर ड्रम। उसके बाद कोक्लिया होता है। अब कोक्लिया क्या करता है, बेसिकली कोक्लिया इन एयर में प्रेजेंट होता है और इसके पास है रिसेप्टर फॉर साउंड एंड सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन विया आर्टरी नर्व। अब ये आर्टरी नर्व्स के थ्रू, ओके स्लाइड शो नहीं हो रही, स्लाइड शो बेटा यहाँ पे हो जाती है, एक मिनट जस्ट वेट। अब शो हो रही हो, लेकिन मुझे तो बेटा हो रही है। अब कंफर्म कीजिए शो हो रही है। ओके गुड। तो कोक्लिया की बात कर रहे थे हम। कोक्लिया बेसिकली इज प्रेजेंट इन द एयर, इनर एयर, और रिसेप्टर्स इसके पास होते हैं और साउंड एंड सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन विया आर्टरी नर्व। अब ये आर्टरी नर्व के थ्रू जो साउंड वेव्स होती हैं या साउंड सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचा रहे होते हैं। अब बेसिकली प्रोसेस ऑफ हेयरिंग क्या होता है, अगर हम हेयरिंग की बात करें तो साउंड वेव्स इंटर्स your outer air and travels your inner your air canals to the middle ears. Okay well, तो अगर हम बात करें इसकी फिजियोलॉजी की कि हेयरिंग कैसे होती है बेसिकली, तो जो साउंड वेव्स होती हैं ना, जैसे वो एयर के अंदर मूव करती हैं तो इनका जो नॉर्मली ट्रैवलिंग स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रैवल करती हैं। ओके, तो जो नॉर्मली इनकी ट्रैवलिंग स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रैवल करती हैं। ट्रैवल करने के बाद ऑरिकल्स को अटैच होती हैं, उसके बाद ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट्स करने के बाद आर्टरी कैनाल तक ये मैसेज आता है। देन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने के बाद एम्प्लीफिकेशन होती है। मिडल एयर तक ये मैसेज कन्वे होता है। मिडल एयर में ऑसिकल्स आर प्रेजेंट और ऑसिकल्स वाइब्रेट्स करते हैं। उसके बाद ये एंडोलैम्फ और वेस्टिब्यूकोक्लियर नर्व तक मैसेज कन्वे होता है। देन एंडोलैम्फ और पेरीलैम्फ तक ये मैसेज आता है। देन हेयर सेल्स ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन्स बड़े होते हैं। आर्टरी रिसेप्टर्स के आर्टरी पोर्शन ऑफ वेस्टिब्यूलर नर्व्स तक पहुंचता है जो कि 8 क्रेनियल नर्व्स है। वो अपने मैसेज जो है ये इम्पल्सेस की फॉर्म में आर्टरी न्यूक्लियाई इन द मेडुला पड़ा होता है, वहाँ तक ये मैसेज कन्वे होता है। और उसके बाद ये और टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम तक मैसेज आता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि जो साउंड वेव्स आई थी उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी पिच क्या थी, उनका वॉल्यूम क्या था, उनकी इंटेंसिटी क्या थी। अब ये जो वॉल्यूम और जो पिच है ये डिटरमाइंड हो रही होती है थ्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव के थ्रू, और जिसको हम मेजर कर रहे होते हैं हर्ट्ज की फॉर्म में। इसके अलावा जो साउंड वेव्स होती हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ स्टिमुलेट करवा रही होती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन को। उनकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उनकी पिच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उनकी वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और अगर हम वेव लेंथ की बात करें तो वो डेसिबल्स की फॉर्म में मैयर की जाती है। ओके, दोबारा बेटा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो पहली जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि 32 मीटर पर सेकंड के हिसाब से साउंड वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। अब ये साउंड वेव्स इंटर्स होती हैं टू योर आउटर एयर एंड ट्रैवल थ्रू योर इनर कैनाल टू द मिडल एयर। मिडल एयर तक ये जो साउंड वेव्स थी वो आती हैं। उसके बाद ये इनर कैनाल चैनल्स होते हैं। द वेव्स टू योर एयर ड्रम तक जाती हैं। एथियन सेंसिटिव मेम्ब्रेन्स होती है, वहाँ पे वो स्ट्रेच टाइटली ओवर
द इंट्रेंस टू योर मिडल एयर के ऊपर ये बेसिकली एक टाइट लेयर्स होती है जो कि वाइब्रेट करती है। द वेव्स काजेस टू एयर ड्रम टू वाइब्रेट। उसके बाद ये एयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ओके, द वेव्स काजेस योर एयर ड्रम टू वाइब्रेट। It passes these vibrations on the it passes these vibrations onto the hammer, जो कि हम एयर ऑसिकल्स की बात कर रहे थे या बोन्स की बात कर रहे थे, तो ये बेसिकली हैमर्स के ऊपर वाइब जैसे पास होकर वाइब्रेट्स करवाती है। ऑन one of the three tuning bones in your ear, the hammers vibrate, causing the anvil, the small bone touching the hammer to vibrate। और जो एनवल होता है ये passes these vibrations to steps, और steps के पास मैसेज आता है। another small bone which touches the anvil from the steps, the vibration passes into the eardrum, और उसके बाद ये inner ear तक जो मैसेज है ये कन्वे हो जाता है। उसके बाद पेरीलैम्प्स की बात अगर हम कर रहे थे, जिसमें स्टेप्स टचेस ए लिक्विड फील्ड सैक एंड वाइब्रेशन ट्रेवल्स इनटू द कोक्लिया व्हिच इज शेप्ड लाइक ए शेल। तो ये शेल की शेप का होता है, वहाँ पे बेसिकली फ्लूइड फील्ड जो होता है जिसको पेरीलैम्प कहा जाता है वो पड़ा होता है फ्लूइड फील्ड। और कोक्लिया तक जैसे ये मैसेज आता है तो कोक्लिया के अंदर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर सिस्टम पड़ा होता है, formed by three semi-circular canals that are approximately at the right angle to each other and which are responsible for sense of balance and septal orientations। तो इससे हमें अब पता सेप्चुअल ओरिएंटेशन में ये होता है कि आपको पता चल रहा होता है कि ऐसा हो रहा है। As it has a channels filled with viscous fluids and small particles जिनको फोटोलिस्ट कहा जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन कर रहे होते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स ओवर स्मॉल एयर सेल्स इन द इनर एयर सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन that are stimulated that are interpreted as emotion and acceleration. The brain processes the information from the air and let us distinguish between the different types of the sounds। मुझे पता चल रहा है आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आई, तो हम इसको अगेन एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि बेसिकली जो हमें साउंड्स हैं ये सुनाई कैसे देती हैं। ओके, तो अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग की बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि जो साउंड वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ये जो वाइब्रेशंस या एयर की वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो मेनली 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती हैं। उनकी जो मूवमेंट होती है 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। अब जैसे ये ट्रैवल करती हैं ऑरिकल्स तक पहुंचती हैं, ऑरिकल्स इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद इसको कंसंट्रेट्स द वेव्स और आर्टरी कैनाल के साथ इसको डायरेक्ट करता है। वहाँ पे आगे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी होती है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। जैसे ही टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होती है तो वहाँ पे एम्पलीफिकेशन का काम होना शुरू हो जाता है। मिडल एयर तक मैसेज आता है, मिडल एयर के अंदर मूवमेंट होती है बाय दी ऑसिकल्स, और इस मीडियल एंड के ऊपर वहाँ पे फुट प्लेट्स पड़ी होती हैं आपकी स्टेप्स, जो कि ट्रू और प्रो ओवल बीटो के ऊपर मूव करती हैं या आर्टिकुलेट करती हैं। आर्टिकुलेशन के रिजल्ट्स में ये जो वेव्स होती हैं वो पेरीलैम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई तक पहुंचती हैं। जैसे वहाँ तक पहुँचती हैं तो उसके बाद ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पनी तक पहुँचती हैं। वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है कोक्लियर डक्ट के अंदर, और जैसे ही वो प्रेशर जनरेट होता है तो उसके अंदर वेव मूवमेंट होती है, वेव मोशंस होती है एंडोलैम्प के अंदर, जिसके रिजल्ट में जो बेसलर मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने के साथ जो आर्टरी रिसेप्टर्स पड़े होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और आर्टरी रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो वो ब्रेन की तरफ नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करना शुरू कर देते हैं।
अब वो जो नर्व इम्पल्सेस हैं बेसिकली वो हमने ये कहा था कि ये वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व होती है जो कि 8 क्रेनियल नर्व है और उसका जो कोक्लियर पार्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही ये जो फ्लूइड फील्ड वेव्स होती हैं ये मिडल एयर तक पहुंचती हैं वाइब्रेशन के थ्रू टाउन विंडो तक पहुंचती हैं। उसके बाद वेस्टिब्यूलो कोक्लियर जो नर्व्स होती हैं ये इम्पल्सेस को आर्टरी न्यूक्लियाई की तरफ इन द मेडुला की तरफ ट्रांसमिट कर देती है। और जो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है टूवर्ड्स ऑल्टरी न्यूक्लियाई इन द मेडुला जहाँ पे सिनैप्स जनरेट होती हैं। सिनैप्स जनरेट होने के बाद ये मैसेज टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम तक कन्वे होता है। अब जैसे ही ये आपस में बिकॉज ऑफ सम फाइबर्स ओवर द मेडुला एंड सेम साइड लेफ्ट और राइट ऑर्टरी जो एरियाज होते हैं सेरिब्रम के ये सेम टाइम पे इम्पल्सेस को बोथ एयर से रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें पता चल जाता है कि आवाज़ किस तरह की थी। अब ये जो साउंड वेव्स होती हैं इनके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक पिच की प्रॉपर्टी है, उनकी वॉल्यूम की प्रॉपर्टी है, उनकी इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी है। अब ये जो पिच होती है ना ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डिटरमाइन की जाती है। साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फॉर्म में ये डिटरमाइन की जाती है और इसको हर्ट्ज की फॉर्म में मेजर किया जाता है हर्ट्ज। अब ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स आ रही होती हैं ये बेसिकल मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं उसके साथ डिफरेंट प्लेसेस अलॉन्ग इट्स लेंथ के साथ जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पिच अलाउ हो रही होती है। द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स एंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। इसके अलावा जितना ज़्यादा उनका एम्पलीट्यूड वेव का होएगा उतना ज़्यादा एंडोलैम्प प्रोड्यूस होएगा और उतनी ज़्यादा आर्टरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेशन होएगी। उसके रिजल्ट में परसेप्शन ऑफ वॉल्यूम का हमें पता चल जाएगा और लॉन्ग टर्म अगर किसी नॉइज़ की तरफ एक्सपोजर रहेगा तो वह हेयरिंग लॉस काज कर सकते हैं जिसकी वजह से जो सेंसिटिव हेयरिंग सेल्स पड़े होते हैं ये हेयर सेल्स पड़े होते हैं स्पाइरल ऑर्गन्स के वो डैमेज हो जाएंगे। अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो बंदे के अंदर डेफनेस आना शुरू हो जाती है। होप सो कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बाकी हम इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें स्टार्ट ले लेंगे। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें इक्विलिब्रियम की तो इक्विलिब्रियम इज रिस्पॉन्स टू मूवमेंट ऑफ द हेड। एग्जांपल्स जिसमें एक कैट लैंडिंग ऑन इट्स फीट इफ ड्रॉप फ्रॉम द अपसाइड डाउन। वेस्टिब्यूलर अपरेटस होता है जो कि इक्विलिब्रियम रिसेप्टर्स ऑफ द इनर एयर्स को मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा डिवाइडेड इनटू स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो क्या है? वो ये है कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती व्हेन द बॉडी इज नॉट इन मूविंग कंडीशंस उसमें मिक्यूलिया होता है। ऑल्सो ये आपकी बुक के अंदर मेंशन होगा जब आप बैलेंस को देखेंगे तो जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती तो उसके अंदर मिक्यूलिया है। रिसेप्टर्स विद इन द मेम्ब्रेन सैक्स ऑफ द वेस्टिब्यूल्स दैट रिपोर्ट्स ऑन द position of the head with respect to pull of the cavity when the body is not moving। तो जो मेकोला होता है बेसिकली ये रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन सैक्स के अंदर ऑफ द वेस्टिब्यूलाई। अब ये बेसिकली क्या करते हैं कि जब आपकी बॉडी मूविंग कंडीशन में नहीं होती तो उसके रिजल्ट में जो ग्रेविटी है वो आपकी बॉडी को पुल कर रही होती है। लेकिन ये बेसिकली रिस्पेक्ट टू पुल ऑफ द ग्रेविटी व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग। Each mecola is a patch of receptor cells within which there are hairs embedded in the otolithic membranes। अब otolithic membrane क्या होती है बेसिकली कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ओटोलिस प्रेजेंस होते हैं। अब ओटोलिस क्या है बेसिकली ये टीनी स्टोन्स होते हैं मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स दैट होल्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द पुल ऑफ द ग्रेविटी। जैसे ही आप स्टैटिक हैं आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही तो ये जो कैल्शियम सॉल्ट्स के स्टोन्स पड़े होते हैं बेसिकली ये रोल करते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस ऑन द पुल ऑफ द ग्रेविटी। व्हेन द ओटोलिस मूव्स दे पुल ऑन द जेल एंड दिस बेंड्स द हेयर्स। उसके बाद एक्टिवेटेड हेयर सेल्स होते हैं जो कि इम्पल्सेस को वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व के साथ सेंड कर रहे होते हैं। और जो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है बेसिकली वो क्या करती है कि 8 क्रेनियल नर्व है
वो ट्रांसमिट सिग्नल्स टू दी सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम को सिग्नल में सेंड कर रही होती है। दैट वाज अबाउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि जब आप मूव नहीं कर रहे होते। अब जो दूसरी चीज़ है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर बेसिकली बेटा ये वाली स्लाइड्स है जो अभी शो हो रही है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मैंने ये बताया कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही होगी तो उसके रिजल्ट में वहाँ पे मुकोला पड़े होते हैं। बेसिकली ये रिसेप्टर्स होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन सैक ऑफ द वेस्टिब्यूल्स that reports on the position of the head with respect to pull of the gravity when the body is not moving। अभी जो मिकोला होते हैं ना, ये पैच ऑफ रिसेप्टर सेल्स होते हैं विद द हेयर्स एम्बेडेड इन द ओथोलिक मेम्ब्रेन। ओथोलिक मेम्ब्रेन बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जिसमें ओथलिस प्रेजेंट्स होते हैं। ओथलिस बेसिकली क्या है कि ये स्मॉल टिनी कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, जो कि जैसे ही बॉडी को ग्रेविटी की वजह से पुल हो रही होती है और उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको ये रिस्पॉन्स कर रही होती हैं। और ये रिस्पॉन्स कैसे एक्टिवेट होएगा? हेयर सेल्स होते हैं जो कि इम्पल्सेस को सिग्नल सेंड करते हैं अलॉन्ग द वेस्टिब्यूलर नर्व। और जो वेस्टिब्यूलर नर्व है उसमें हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि ये वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व होती है जो कि 8th क्रेनियल नर्व है। ये ट्रांसमिट सिग्नल कर रही होती है टू दी सेरिब्रम। अब जो दूसरी कंडीशन है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि रिसेप्टर्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल रिस्पॉन्ड्स टू एंगुलर और रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द हेड। और बेटा नहीं, प्रोसेस ऑफ हियरिंग हमने कर लिया है, ये हम इक्विलिब्रियम की स्लाइड्स कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है? ओके, रिसेप्टर्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स बेसिकली ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं एंगुलर या रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द हेड को। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं आर ओरिएंटेड इन 3 प्लेन्स ऑफ द स्पेस। वन इज विस्टा एम्पुलरस, जो कि रिसेप्टर्स होते हैं रीजन दैट कंसिस्ट ऑफ ए टफ ऑफ हेयर सेल्स कवर्ड विद लिटिशियस कैप्स कॉल्ड, जिनको कैपुला कहा जाता है। व्हेन द हेड मूव्स इन द एंगुलर डायरेक्शंस द एंडोलैम्फ legs behind as the capula drags against the stationary endolymph, the capula bends or stimulates hair cell to transmit signals to vestibular nerve. Or when you are moving at a constant rate, the receptor stops sending impulses. You are no longer have the sensation of motion until you changes the speed or directions. Or vibrations plays a significant role in a balance. Approximately 20% of the nerve fibers from the eye interacts with the vestibular system। तो ये 20% होती हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली ये नर्व फाइबर्स होते हैं, ये आई के साथ कनेक्ट होके इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द वेस्टिबुलर सिस्टम। तो मेरा ख्याल है कि आज हमने जो एयर को डिस्कस किया है उसको अगेन हम एक छोटा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाए। होप सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने में हमें थोड़ा बहुत हेल्प आउट हो जाएगी। ओके, तो आज हमने जो हेयर के बारे में डिस्कस किया है, हेयरिंग के बारे में कि हमें सुनाई बेसिकली कैसे देता है, उसमें हमने एयर के बारे में डिस्कस किया है, उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है। एक थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं बेसिकली कि आप लोगों को समझ आ जाएगी थोड़ी सी।
अगर हम एयर की बात करें तो एयर के हमने हेयरिंग के बारे में बात की है। 8 क्रेनियल नर्व होती है जो उसको सप्लाई कर रही होती है, जिसमें जो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है उसका जो कोक्लियर पार्ट होता है। इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आउटर एयर होता है, मिडल एयर होता है और इनर एयर होता है। अब हम आउटर एयर के बारे में हमने ये कहा था कि ऑरिकल होता है आउटर एयर के अंदर, जिसको हमने पिन्ना कहा है, और एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस होती है जिसको हमने आर्टरी कैनाल कहा था। जो एकोस्ट या ऑरिकल होता है उसके अंदर ये होता है कि विजिबल पार्ट्स होता है that projects from the side of the head और composed of fibroelastic cartilage होती है। इसके अंदर डीपली ग्रूव्स होते हैं, रिजेस होते हैं और प्रोमिनेंट आउटर रिजेस होता है जिसको हमने हेलिक्स का नाम दिया था। इसके बाद लिब्यूल्स होते हैं जिनको एयर लोब्स का हमने नाम दिया था, और एयर लोब्स बेसिकली फिब्रस और एडिपोज टिश्यू से बने होते हैं और इनके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है। उसके बाद हमने एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस के बारे में बात की है। तो एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस जो होती है ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑरिकल टू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूमरस सेरिमनस ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं विद एसोसिएटेड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो इसके अंदर सेरिमनस ग्लैंड्स जो होते हैं वो बेसिकली डायग्राम की साथ करें, बट डायग्राम में वही मेंशन की हुई हैं चीज़ें कि ऑरिकल कहाँ पे है, पिना कहाँ पे है, हेलेक्स क्या है। उसके बाद इनर एयर है, उसके अंदर स्टेप्स कहाँ पे है, इनकस कहाँ पे है, मिडलस कहाँ पे है। ये चीज़ें डायग्राम में शो की हुई हैं। और फिर हेयरिंग की फिजियोलॉजी मेंशन की हुई है कि जैसे जो साउंड वेव्स होती हैं वो आके कैसे कैसे एकोस्टिक मीटर्स के अंदर आती हैं, देन टेम्पोनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती हैं। उसके बाद इनकस मिडलस ये एक दूसरे के ऊपर कैसे वाइब्रेट करते हैं, और आगे डिस्ट्रीब्यूट कोकुलर सिस्टम के अंदर ये कैसे प्रोसेस होता है। ओके, तो ये एस शेप बेसिकली होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि सेमिनस ग्लैंड्स होते हैं। अब ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और ये एयर वैक्स सेक्रेट कर रहे होते हैं। अब जैसे ये एयर वैक्स सेक्रेट हो रहा होता है तो ये जो एयर वैक्स होता है ये बेसिकली स्टिकी मटेरियल होता है, और इसके अंदर बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स होते हैं जिनमें अंदर लाइसोसोम्स हो सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। अब जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, वो इसके कंटेक्ट में आते हैं तो ये एयर वैक्स उनको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। जैसे कैप्चर करता है तो अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उनकी इनगल्फिंग स्टार्ट करना शुरू कर देता है। और जो इसकी मूवमेंट है, एक्सटीरियर की तरफ मूवमेंट हो रही होती है, ये बेसिकली टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट की मूवमेंट से होती है। जब आप चीव करते हैं, जब आप स्पीक करते हैं तो उसके रिजल्ट्स में ये जो टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट्स है ये मूव करता है। मूव करने के रिजल्ट में जो वैक्स है वो आउटसाइड द टूवर्ड्स एक्सटीरियर चला जाता है। इसके अलावा जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है कम्प्लीटली सेपरेट्स द एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटस फ्रॉम द मिडल एयर। ओवल शेप्ड होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होती है। आउटर कवरिंग के अंदर हेयरलेस स्किन होती है, मिडल के अंदर फिब्रस टिश्यूज होती हैं और इनर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा हमने मिडल लेयर के बारे में बात की है। मिडल लेयर के अंदर टेम्पेनिक कैविटी होती है, इरेगुलर शेप्ड एयर फिल्ड कैविटी होती है विद इन द पिटरस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। इसके अंदर 3 तरह से हमने वॉल्व्स के बारे में बात की थी कि लेटरल वॉल्व्स होते हैं जो कि टेम्पोनिक मेम्ब्रेन्स बना रही होती है, रूफ और फ्लोर होता है जो कि टेम्पोरल बोन बना रही होती है, पोस्टीरियर वॉल्व होती है टेम्पोरल बोन के साथ साथ विद ओपनिंग्स लीडिंग टू ओस्टॉइड एंट्रम के साथ हो रही होती हैं, और जिसके अंदर एयर passes टू द एयर सेल्स विद इन द मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ देन मीडियल वॉल्व्स होती हैं जो कि थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन होती है जहाँ पे 2 तरह की ओपनिंग होती है। वो 2 ओपनिंग्स हमने कहा कि एक ओवल विंडो होती है और एक राउंड विंडो होती है। जो ओवल विंडो है ये स्मॉल बोन्स जिसको हमने स्टेप्स कहा ये इसको अक्लूड कर रही होती है। अब जो राउंड विंडो होती है ये बाई फाइन शीथ ऑफ फिब्रस टिश्यू की बड़ी होती है। अब जो एयर होती है ये बेसिकली रेंजियो टेम्पेनिक या आर्टरी और ऑस्टियन ट्यूब के साथ जो कैविटी होती है वहाँ तक पहुँचती है, और जो स्कैल्निक नेजोफेरिंक्स के साथ हो रहा होता है।
उसके बाद हमने एयर आर्टरी ऑसिकल्स की बात की है। या आर्टरी ऑसिकल्स के बारे में हमने ये कहा कि ये स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि फ्यू मिलीमीटर्स इन डायमीटर्स होती हैं, किलोमीटर्स इन साइज होती हैं, और ये मिडल लेयर से एक्सटेंड होकर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या ओवल विंडो तक पहुंच रही होती हैं। इनके अंदर मेरुलस आता है, इनकस आता है और स्टैप्स आता है। जो मेरुलस होता है बेसिकली इसको लेटर में हैमर भी कहा जाता है। ये है बेस हैमर शेप होती है। इसका जो हैंडल्स होता है, इसका जो कंटेक्ट होता है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ हो रहा होता है, और जो हेड होता है ये मूव करता है ऑन टू द विद इन द इनकस, इनकस के अंदर ये मूव कर रहा होता है। दूसरा होता है इनकस। अब इनकस जो होता है ये बेसिकली एनुअल शेप होता है, मिडल एनुअल शेप बोन होती है। अब इसकी जो बॉडी है वो मेलस के ऊपर आर्टिकुलेट करती है, उसके साथ लॉन्ग प्रोसेस होता है स्टेप्स के साथ, और शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू ये स्टेबलाइज हो जाती है। फिब्रस टिश्यू इसको फिक्स कर रहे होते हैं टू पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। और तीसरी जो चीज़ होती है वो स्टेप्स होती है। स्टेप्स क्या होती है कि मीडियल स्टेप शेप बोन होती है। इसका जो हेड होता है ये इंकस के ऊपर आर्टिकुलेट करता है, और उसकी जो फुट प्लेट होती है वो ओवल विंडो के ऊपर फिट आ रही होती है। इसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो इनर एयर था। इनर एयर के बारे में हमने दो चीज़ें इसकी मेनली हमने ये कहा था कि ये लिब्रेक्टम होती है लाइक ए मेज, और इसके अंदर मेनली थ्री रीजन्स होते हैं। उससे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, टू पार्ट्स में, वन वाज बोनी लिब्रेक्टम, अदर वाज मेम्ब्रेनस लिब्रेक्टम। इसके बाद इसको थ्री मेन रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया था, जिनमें मेन रीजन में था कोक्लिया था, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल थी, और वेस्टिब्यूल था। फर्स्ट वन वाज वेस्टिब्यूल्स जो कि ऑर्ट्रिकल्स और सेक्यूल्स कंटेन कर रहा होता है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, और तीसरी जो चीज़ थी वो कोक्लिया था। ठीक है। इसके अलावा बोनी लिब्रेथम के बारे में हमने ये कहा था कि ये पेरियोस्टियम के साथ लाइन होता है। बोनी लिब्रेथम और मेम्ब्रेनल लिब्रेथम, इसके अंदर एक दरमियान में वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हमने पेरीलैम्प कहा था। और जो मेम्ब्रेनल लिब्रेथम होता है वो बेसिकली फिल्ड विद एंडोलैम्फ। इसके बाद हमने वेस्टिब्यूल्स की बात की थी। वेस्टिब्यूल्स बेसिकली नियरेस्ट टू मिडल एयर होते हैं। ओवल और राउंड विंडोज के लेटरल वॉल पे ये लोकेटेड होते हैं, और दो तरह के सेक्स होते हैं, वन इज ऑर्टिकल्स एंड अदर इज सेक्यूल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन द बैलेंसिंग में, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। बेसिकली दीज आर थ्री ट्यूब्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ अरेंज हुई पड़ी होती हैं, और वेस्टिब्यूल के साथ ये कंटिन्यू रहती हैं और ये बैलेंस को मेंटेन कर रही होती हैं। इसके अलावा हमने कोक्लिया के बारे में बात की थी कि ये स्नेल्स शेप होता है, स्नेल्स शेल की तरह इसकी शेप होती है, रिजेंबल कर रहा होता है। और कोक्लिया के अंदर बेसिकली थ्री कंपार्टमेंट्स होते हैं। वन वाज स्केला वेस्टिबुलाई, दूसरा स्केला मीडिया या कोक्लियर डक्ट था, तीसरा स्केला टेम्पेनी था। ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने ये कहा था कि इसके अंदर क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो ऑल्ट्री रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, स्पेशलाइज कोक्लियर हेयर सेल्स पड़े होते हैं, और उसके साथ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ हेयर की बात करें हम तो इसमें हमने ये कहा था कि जब साउंड वेव्स जो कि ट्रैवल कर रही होती हैं विद 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करते करते जब ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती हैं, ये ऑरिकॉल से पहुँचते पहुँचते ये जाके साउंड वेव्स जो हैं ऑर्टरी कैनाल्स तक पहुँचती हैं, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती हैं, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर देन ये इम्पल्सिफिकेशन होती है, और ये मूवमेंट्स ऑफ ऑसिकल्स होती है जो कि स्टेप्स, इंकस और मेलस की वाइब्रेशन के साथ आगे ये वाइब्रेशन मूव कर रही होती है पेरीलैम्प की तरफ, पेरीलैम्प ऑफ द स्केला वेस्टिबुलाई की तरफ, और एट द एंड ये वाइब्रेशंस वेस्टिबुलोकोक्युलर नर्व तक पहुंचती है। वो ट्रांसमिट करती है इम्पल्सेस टू दी आर्टरी न्यूक्लियाई इन द मिडल्ला, वेयर वहाँ पे साइनेप्स जनरेट होती हैं आर्टरी एरिया के अंदर, टेम्पोरल और लोब ऑफ द सेरिब्रम के अंदर ये चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम साउंड वेव्स की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं पिच के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर और इंटेंसिटी के ऊपर। जो पिच है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है, और इसको मेजर्स हम करते हैं हर्ट्ज की फॉर्म में।
साउंड वेव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जैसे ही जनरेट हो रही होती हैं तो ये बेसिकली जो बेसलर मेम्ब्रेन पड़ी होती है डिफरेंट प्लेसेस अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो उसको ये वाइब्रेट करवाती हैं, स्टिमुलेट करवाती हैं। उसके बाद पिच जो है वो डिटेक्ट की जा सकती है। इसके बाद जो वॉल्यूम होता है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है साउंड वेव्स की, और उसको मेजर करने के लिए डेसिबल्स में मेजर किया जा सकता है। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होएगा उतना एंडो लेंथ ज़्यादा क्रिएट होएगा और उतनी ज़्यादा ऑल्टरी रिसेप्ट की स्टिमुलेशन होएगी। उसके रिजल्ट में हेयर फॉलिकल टू स्पायरल आर्गन ज़्यादा से ज़्यादा होएगा, और एट द एंड लॉन्ग एक्सपोजर अगर रहेगा उस एक्सेस से वो नॉइज़ की तरफ, तो ये हेयरिंग लॉस काज कर सकता है, क्योंकि ये जो सेंसिटिव हेयर सेल्स स्पायरल आर्गन के अंदर पड़े होते हैं उनको डैमेज कर देता है। ओके, दैट वाज अबाउट टूडेज लेक्चर्स। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आई के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो विलियंस हैं या आई है वो किस तरह हमें उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमें कैसे दिखाई देता है वो डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली हमने ये डिस्कस करना है कि ये ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके श्योर बेटा, इंशाल्लाह मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। ऑर्बिटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। जो ऑप्टिक नर्व है जो कि सेकंड पेनियल नर्व है वो उसको सप्लाई कर रही होती है। स्पिरल शेप होती है बेसिकली, और इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स में मेनली जो आउटर फिब्रस लेयर होती है जिसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। उसके बाद मिडल वेस्कुलर लेयर होती है, और मिडल जो वेस्कुलर लेयर होती है या यूवल ट्रैक भी उसे कहा जाता है, जिसके अंदर कोरॉइड्स पड़े होते हैं, सीलरी बॉडी बड़ी होती है, और आयरस पड़ा होता है। और तीसरी जो होती है ये इनर नर्वस लेयर होती है जिसके अंदर रेटिना होता है। तो ये इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स। आज की अगर कोई क्वारीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। ये जो लेक्चर्स है ये मैं अभी व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। और बाकी इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो ऑन साइट और साइट्स या आइज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। ओके, इंशाल्लाह ओवरव्यू भी आई काम इंशाल्लाह कल कर लेंगे किस साइट आपको नज़र कैसे आता है इंशाल्लाह। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।